हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी जो आपका सिलेबस में हिंदी लगी। हिंदी भी दो प्रकार की आपकी होती है। एक नॉर्मल हिंदी जो रहती है उसको हम सामान्य हिंदी बोलते हैं, और एक ओनली हिंदी रहती है। तो जो हिंदी होती है उसमें थोड़ा संस्कृत का सिलेबस बढ़ा हुआ होता है, और जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं वो उस हिंदी के प्रश्न पत्र को फॉलो करते हैं। और जो साइंस साइड के विद्यार्थी होते हैं जिनको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी पढ़नी होती है, वो बच्चे सामान्य हिंदी का पेपर करते हैं। तो मैं साइंस साइड के जो विद्यार्थी हैं सामान्य हिंदी, उनके लिए जो प्रश्न पत्र अभी तक यूपी बोर्ड में आया हुआ है उनको आज मैं समझाऊंगी किस तरीके से उनके प्रश्न पत्र में सिलेबस लगा हुआ है। और इस साल जो सिलेबस आपका पिछले साल कोविड की वजह से कुछ टॉपिक उसमें से रिमूव हुए थे वो इस साल ऐड कर दिए गए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आपको इस साल पढ़ने हैं और आपको बोर्ड के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपको मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक कितने नंबरों के निर्धारित किए हैं, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। सिलेबस डालने के बाद में जो टॉपिक आपके हिंदी में है, लेटर्स हैं, जैसे कि आपके लेटर्स 3 तरीके के आपके कोर्स में लगे हुए हैं, तो लेटर्स को मैं पढ़ाऊंगी। बिना सिलेबस डाले हुए पढ़ाना थोड़ा मतलब टिपिकल लगता है। अगर सिलेबस में डाल दूंगी तो सिलेबस से आप लोगों को पता होगा कि ये सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये जो सिलेबस में बता चुकी हूँ वो टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने आपके जो गद्य खंड के जो लेखक थे आपके, उनके मैंने 4 जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय नहीं आता है, साहित्यिक परिचय प्लस रचनाएं पूछी जाती हैं जो 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए। और जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं उनका जीवन परिचय और रचनाएं आती हैं। तो मैंने 4 जो इंपॉर्टेंट आपके लेखक थे उनका मैंने साहित्यिक परिचय प्लस जीवन परिचय प्लस रचनाएं और भाषा शैली और साहित्य में स्थान सारा कुछ डाला हुआ है। लेकिन आपको उसमें सिर्फ साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे फोकस करना है। आपके 6 राइटर हिंदी गद्य में लगे हुए हैं, जिसमें से मैंने 4 इंपॉर्टेंट आपके लेखक हैं वो डाल दिए। आप 4 ओनली तैयार कर लोगे, उसमें से आपको एक लेखक 100% मिल जाएगा। इसके बाद में उन 4 इंपॉर्टेंट में से अभी कोई वीडियो नहीं डालूंगी, ओनली 4 आप लोग तैयार कीजिए। आप पद्यखंड के जो आपके कवि होंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं उसके वीडियो साहित्यिक परिचय और रचनाओं का लेकर आऊंगी। अब सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी उसके अनुसार मैं आज आपसे बात करूंगी। जो कक्षा 12th के विद्यार्थी हैं जिनको सामान्य हिंदी का पेपर जो साइंस साइड के विद्यार्थी हैं उनको देना है। आर्ट साइड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में सिर्फ संस्कृत में 2-3 टॉपिक बढ़ जाते हैं, बाकी उनका सिलेबस भी यही रहता है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। संस्कृत के टॉपिक थोड़े से उनकी जो विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों की पहचान बढ़ जाती है उनकी, और समास उनका जो टॉपिक है वो बढ़ जाता है। जबकि सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को ये 2-3 टॉपिक नहीं पढ़ने होते, बस इतना अंतर रहता है आपके सिलेबस में और कोई खास अंतर नहीं रहता है। अब किस तरीके से पहला आपका जो प्रश्न होगा किस खंड से आएगा, दूसरा टॉपिक आपका किस खंड से आएगा, उसी पे आइए चर्चा करते हैं। ये 2024 का सिलेबस है। ये 2024 में जो बच्चे पेपर देंगे 23 और 24 का, तो ये नया सिलेबस है। इस नए सिलेबस के अनुसार आपको हिंदी के प्रश्न पत्र में ये आपके जो प्रश्न है उसी तरीके से मिलेंगे। क्या क्या आपको पढ़ना है, वो पिछली साल जो सिलेबस था उसमें कुछ टॉपिक आपके रिमूव थे, बट इस साल क्या ऐड हुआ है वही प्रश्न पत्र मैंने निकाला है और मैं आज उसको आपको समझा रही हूँ। पहला आप देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपका जो दिया गया है, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव विकास। और हिंदी गद्य का जो आप किताब उठा के जब अपनी देखेंगे हिंदी की, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला जो खंड है वो हिंदी आपका गद्य खंड लगा होगा। गद्य खंड में आपको कौन कौन कालों को तैयार करना है जिससे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। 5 नंबर के प्रश्न आपके गद्य खंड से पूछे जाते हैं और 5 नंबर के प्रश्न आपके पद्य खंड से पूछे जाते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है। पहला प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में ये मिलेगा जिसमें आपको गद्य खंड के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य खंड का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से काल उसमें उभर कर सामने आए हैं वो, तो उनसे 5 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। हिंदी की किताब आप खोलकर देखना, उसमें जो पहला खंड लगा हुआ है वो गद्य खंड का इतिहास है। उस इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 5 नंबर के प्रश्न आपके फंसेंगे। दूसरा आपका प्रश्न है काव्य साहित्य का विकास, तो पद्य खंड, सेकंड टॉपिक आपका पद्य खंड लगा हुआ है। उसमें आपको कौन कौन से आपको काल पढ़ने वो मैं आपको बता रही हूँ। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आए, जैसे कि ये लिखा हुआ है 5 नंबर के पद्य खंड के इतिहास से और 5 नंबर के गद्य खंड के इतिहास से प्रश्न पूछे गए। अब देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। अब उद्भव विकास में आपको शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना, इतने सारे टॉपिक आपको उसमें पढ़ने हैं जिससे आपके 5 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी टॉपिक को आपको जितना भी शॉर्ट मेथड हो वो उसको मैं आपको चैनल पर डाल दूं। बाई चांस अगर नहीं डाल पाई किसी कारणवश तो मैंने आपको बता दिया, ये आप अपनी किताब से या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनसे तैयार कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में यही मिलेगा। गद्य खंड के इतिहास से 5 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और विद्यार्थी जो भी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके 12th स्टैंडर्ड के हैं, वो इसी अनुसार तैयारी करेंगे अपनी। जो निशान रहेगा कि पहला क्वेश्चन जैसे आपका गद्य खंड के इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी एक आप कॉपी बना लीजिए। उसमें गद्य खंड के इतिहास के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सन में आए हुए हैं
तो वो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाले। तो ये 5 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। फिर पद्यखंड के इतिहास के 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अभी तक बोर्ड में आए हुए हैं, और पद्यखंड में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ। 5 नंबर के क्वेश्चन आप उसके नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप जो नई कॉपी बनाएंगे अपने 22 तारीख के पेपर को देने के लिए, तो उसमें 10 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आपका ये मैटर तैयार हो जाएगा। जब आप पेपर देने जाएंगे, अगर नोट्स आपके प्रिपेयर नहीं होंगे या इधर उधर कहीं लिखे हुए होंगे, या आप ये टॉपिक मिस कर देते हैं, आपको नहीं जानकारी है, तो आपका 10 नंबर का लॉस हो जाएगा। इसलिए जो मैं आपको बता रही हूँ उसकी आपकी कॉपी में नोट डाउन करके आप लोग लिख लीजिए। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी गद्यखंड के, पद्यखंड के इतिहास के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, मैं उनको पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। जो आपके गद्यखंड में राइटर लगे हुए हैं, लेखक, तो जो उन्होंने अपने लेख लिखे हुए हैं उन गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे हैं। एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें अंडरलाइन दी रहेंगी आपकी, तो अंडरलाइन जो रहेंगी उनकी आपको व्याख्या करनी होगी और संदर्भ देना। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित दिए गए गद्यांश का संदर्भ बताइए क्या है। ठीक है, तो संदर्भ में राइटर का नाम और जो पाठ का नाम होता है वो लिखना होता है। तो सेकंड में आपसे पूछेंगे, दिए गए गद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो दूसरा प्रश्न वो रहेगा। फिर जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें किस टॉपिक पर बात की गई, तीसरा प्रश्न आपका वो रहेगा। इस तरीके से जब आप प्रश्नों के आंसर करेंगे तो ये आपका पाठ्यक्रम में 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे गए, और 2-2 नंबर के आपके जो प्रश्न रहेंगे वही आपसे पूछे जाएंगे। तो ये किस तरीके 10 नंबर के अंक के आपके प्रश्न आएंगे। अगला आपका पाठ्यक्रम निर्धारित पद्यांशों पर आधारित प्रश्न, जैसे कि आपने गद्यांश पे देखा, ऐसे आपके जो कवि लगे हुए हैं उन्होंने पद्यखंड में कुछ दोहे वगैरह लिखे हुए हैं, तो उस पर आधारित आपके 10 नंबर के प्रश्न, ये 5 अंक के जो आपके प्रश्न है ये इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो खा लगा हुआ है उसमें आपका लिखा हुआ है पाठ्यक्रम निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय, कृतियाँ। ये शब्द भी आपको 80 शब्द से कम नहीं लिखना है। तो आपको जो कवि हैं उनका भी आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है, कृति तैयार, ये भी आपका देखो 5 नंबर का स्कोर होगा, जिसमें आपका 3 नंबर का जो रहेगा वो साहित्यिक परिचय रहेगा और 2 नंबर की रचनाएं रहेंगी। अगर आप इनमें से साहित्यिक परिचय अकेला लिखते हैं तो 2 नंबर की रचनाएं अगर नहीं लिखते हैं तो आपको ओनली 3 अंक इसमें मिलेंगे। इसलिए आपको साहित्यिक परिचय प्लस रचनाएं दोनों तैयार करनी है, कवियों की भी और लेखकों की भी। ठीक है, अगला आपका 6वां प्रश्न है, जिसमें दिया गया है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश, उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80। तो जो कहानियां आपकी हैं, 4 कहानियां लगी हुई हैं, कहानियां मैं डालूंगी आपको चैनल पे, जिसमें 80 शब्द से आपको कम नहीं लिखना है। ठीक है, 4 कहानियां लगी हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं, एक बार आप पढ़ लोगे तो उसको आपको अच्छे से याद कर लोगे। तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, उन कहानियों का सारांश आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न जो आपके 2 ये पूछे गए, ये 5 नंबर का आपका ये जो आपकी कहानियां हैं वो लगी हुई, तो आपको 5 नंबर की कहानी तैयार करनी। अगला 7वां प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण आप लिखिए, जिसकी शब्द सीमा होगी 80 शब्द। अब खंड काव्य जो आपका लगा हुआ है, तो वो खंड काव्य में आपका जो जालौन डिस्ट्रिक्ट से बच्चे बिलोंग करते हैं उनको त्यागपति पढ़ना है। तो त्यागपति का जो भी क्वेश्चन होगी वो भी मैं आपको डालूंगी, 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 80 शब्द से कम नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपका खंड काव्य में मैंने कितने प्रश्न आपको बताए, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले जो प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा वो गद्यखंड के इतिहास से, जिसमें आपको सुक्लयुग, सुक्लयुक्तरयुग ये पढ़ना है, और कुछ विधाएं पढ़नी जिसमें निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, ये 4 विधाएं आपको तैयार करनी जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। अगला सेकंड प्रश्न आपका होगा काव्य साहित्य का विकास, इसमें आपको आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता, ये आपको तैयार करना है, जिससे आपको 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। तीसरा प्रश्न आपको जो मिलेगा उसमें आपकी गद्यांशों पर आधारित 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें गद्यखंड की व्याख्या करनी होगी, जो 10 अंक आपका प्रश्न पूछा जाएगा। फिर चौथे क्वेश्चन में आपके पाठ्यक्रम निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको व्याख्या लिखनी होगी दोहे की, और ये 10 अंक में आएगा। नीचे जो आपके पाठ लगे हुए हैं वो भी मैं सिलेबस में आपको बताएं क्या क्या लगा है, क्या क्या आपको पढ़ना है। पिछले साल जो कहानी आपकी लगी थी इसमें आपकी शिवानी लाठी जो कहानी थी, शिवानी लिखा हुआ है लाठी, तो वो रिमूव हुई थी, लेकिन इस साल वो ऐड कर दी गई। तो आपको शिवानी कहानी भी इस साल पढ़नी है। जो जो इस साल पढ़ना है वो मैंने इस सिलेबस में सब कुछ आपका ऐड किया है। अगला देखिए प्रश्न आपका, ये साहित्यिक परिचय है, वो कृतियां लिखना है, गद्य साहित्य के जो लेखक उनका, और खा में आपका पाठ्यक्रम में कवियों के जो साहित्यिक परिचय है, कृतियां, वो भी आपको लिखना है। 80 सबसे ज्यादा नहीं, तो 5-5 नंबर के प्रश्न हो गए। पाठ्यक्रम में जो कहानियां लगी उनके उद्देश्य और सारांश तैयार करना है, 5 अंक का ये हो गया। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र, ये भी आपको तैयार करना है, जो आपके चरित्र। तो डिस्ट्रिक्ट जालों के बच्चे त्यागपति लगा हुआ है, और जो भी जिले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी किसके जिले में आपकी त्यागपति लगी हुई है, तो आपको 5 नंबर का प्रश्न ये तैयार करना है। अब देखते हैं खंड खा, खंड का ये भी आपका 50 अंक है। तो टोटल आपको जो 100 नंबर का प्रश्न है वो तैयार करना है। पहले जब प्रश्न पता अलग अलग होते थे, खंड का और खंड का, तब इस तरीके से डिवाइडेशन था, बट अब एक ही पेपर आता है तो 100 नंबर का स्कोरिंग करता है। अगला देखिए आपका खंड का में जो आपका 8वां प्रश्न है। ठीक है, 8वें प्रश्न में देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये 7 नंबर का आता है। अब संस्कृत जो आपका पोर्शन लगा हुआ है, संस्कृत में जो गद्यांश वाले पार्ट है, जैसे कि किसी लेसन में किसी टॉपिक पे बात की तो वो गद्यांश हो गया, और जो पद्यखंड होगा वो श्लोक होगा। तो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं ना,
तो आपको दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। संस्कृत गद्य का संदर्भ से हिंदी में, इसमें संस्कृत में कोई राइटर नहीं होता है, बट पार्ट का नाम लिखना होता है संदर्भ में। तो जब आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर उसमें दिए जाएंगे और 5 नंबर की जो आपकी व्याख्या होगी उसमें दिए जाएंगे। इस तरीके से 7 नंबर की स्कोरिंग करने वाला ये आपका संस्कृत गद्य का जो संदर्भ और प्लस अनुवाद होगा वो 7 अंक का आएगा। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि संदर्भ के 2 नंबर जब मिलते हैं तो पार्ट में जो जो इंपॉर्टेंट उनके टॉपिक हैं या गद्यांश लगे हुए हैं, वो जो कई समय आए हुए हैं उनको देख लेना है, क्योंकि 2 नंबर का जो होता है संदर्भ उसमें 2 नंबर अलग से मिलते हैं। अगर आप ओनली व्याख्या करते हो तो ओनली 5 नंबर में। इस तरीके से आपको 7 नंबर की स्कोरिंग करने वाले प्रश्न में कोई भी गद्यांश का संदर्भ नहीं छोड़ना है, संस्कृत जो आपका टॉपिक लगा हुआ है वो। अगला, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ से अनुवाद किया। अब श्लोक का पद किसको कहेंगे? श्लोक को कहेंगे। तो श्लोक भी जितने इंपॉर्टेंट है अभी तक जो पूछे गए हैं, आप 10 साल के जो श्लोक उठाकर देख लीजिए, जो आपके पूछे गए हैं उन श्लोकों को आप तैयार कर लेंगे विद संदर्भ, किस पाठ से लिया गया है वो श्लोक। संदर्भ में सिर्फ पाठ का नाम लिखना है, क्योंकि संस्कृत में कोई राइटर नहीं होता है। तो ये भी देखिए 7 नंबर की स्कोरिंग करने में, तो इस तरीके से ये 14 अंक की आपकी स्कोरिंग करने वाला ये प्रश्न है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके जो आगे प्रश्न लगेंगे वो आपके ज्यादा स्कोरिंग करने वाले प्रश्न। तो इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में इनके नोट्स बनाने। जिन विद्यार्थियों ने तैयारी नहीं की है उनको तो नोट्स बनाने हैं, जिन विद्यार्थियों ने की है उनको सिर्फ देखना है कि किस तरीके से ये प्रश्न आते हैं, जिससे उनका रिवीजन हो जाएगा। अगला देखिए, जो आपका 9वां प्रश्न होगा, 9वें प्रश्न में लोकोक्तियां मुहावरों के अर्थ एवं प्रयोग लिखिए। तो 1 नंबर की लोकोक्ति पूछी जाएगी, 1 नंबर का मुहावरा पूछा जाएगा। मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ पता होना चाहिए आपको, और आपको एक एक वाक्य का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपके लोकोक्ति और मुहावरे ये आपके 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, सारी ग्रामर आपकी 2-2 नंबर की आएगी। अगला देखिए, 10वां ये पुराने प्रश्न पत्र में था, बट ये इस साल क्या है इसको मैंने रिमूव कर दिया। आप इस साल जो है वो देखिए। आप प्रश्न 10 में जो कहा है उसमें संधि आपको पढ़नी है। संधि में आपको दीर्घ, गुण, अयादि और यण, ठीक है, कोई 3 संधियां तैयार करनी जो 3 नंबर की आपकी आएंगी। 4 दी गई हैं बट आपको कोई 3 तैयार करनी, इन्होंने चॉइस दी है आपको। तो मैंने संधि आपको पूरी बहुत अच्छे से विथ सूत्र विथ नियम पूरी पढ़ाई हुई है। अब वहां पे जाकर देख लीजिए, संधि का प्रश्न आपका 3 नंबर का आसानी से क्लियर हो जाएगा। खा प्रश्न में संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान कीजिए, जिसमें आपको संज्ञा रूप 1 नंबर के आएंगे और सर्वनाम रूप भी अभी 1 नंबर के आएंगे। नए सिलेबस में आपके जो 12th के विद्यार्थी हैं, संस्कृत में आत्मा, नाम, राजा, जगत और सरिता, ये 5 रूप आपके लगे हुए हैं, जिसमें से आप मेरे हिसाब से 4 तैयार कर लीजिए, 1 को आप स्किप कर दीजिए, तो 4 में आपका फंस जाएगा। दूसरा आपका टॉपिक है सर्वनाम, सर्व, इदम, यत। ये सर्वनाम में आपको ये 3 दिए गए, 3 में से कोई 2 तैयार कर लीजिए और 1 स्किप कर दीजिए। तो 1 नंबर का प्रश्न आपका संज्ञा रूप से आएगा, ये वाला, जिसमें आपको आत्मा, राम, राजा, जगत, सत्ता पढ़ना है। और दूसरा आपका सर्वनाम का जो आपका टॉपिक है सर्व, इदम, यत, इसमें 2 तैयार कर लीजिए आप कोई भी, इसमें से 1 नंबर का प्रश्न। इस तरीके से ये 2 नंबर के प्रश्न आपके 10वें प्रश्न में आपसे पूछे जाएंगे। अगला, ये जो आपका 11वीं का है उसमें शब्दों में सूक्ष्म अंतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हल्का सा अंतर होता है, बट वो देखने से एक से लगते हैं, तो 2 नंबर के ये प्रश्न आते हैं। अगला, अनेकार्थी शब्द, तो एक शब्द के कई अनेक अर्थ होते हैं, तो अनेकार्थी शब्द भी आपके 2 नंबर के आते हैं। अगला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश केवल 2, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपका ये ग्रामर में टॉपिक लगा हुआ है। ठीक है, तो वो एक वाक्यांश होगा, उसको आपको तैयार कर लेना है, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। अगला, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां। तो इतनी जो भी गलतियां होती हैं, लिंग के कारण गलती, वचन के कारण, कारक के कारण, काल कारण, वर्तनी कारण, वो त्रुटियों वाले जो वाक्य होते हैं सुधार के लिए वो 2 नंबर की स्कोरिंग करने वाले प्रश्न आएंगे, तो वो आपको तैयार कर लेना है। मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलियां, ये सारे आपको पढ़ने विद उदाहरण। अगला, आप 13वां क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या आप कह रहा है 13वें में। 13वें में आपसे कह रहा है पत्र लेखन निम्न में से किसी एक पर। पहला आपका लगा है नियुक्ति आवेदन पत्र। नियुक्ति के लिए कोई आवेदन पत्र, जैसे कहीं आपकी ज्वाइनिंग होनी है तो किस तरीके से हिंदी में आप लिखोगे अपने अधिकारी को। दूसरा, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, जैसे आपको कोई बिजनेस शुरू करना है और आपको उसके लिए ऋण चाहिए, कर्ज चाहिए, तो आप बैंक को आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, तो वो आपको हिंदी में पता होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक आता है, ये जो भी आपके लेटर्स हैं मैं इनको डालूंगी आपको लिए लिख कर मैं डालूंगी। 9 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है, एक आध दिन में मैं चैनल पे आपको डाल दूंगी। जो भी आपका ये लेटर्स आते हैं तीनों डालूंगी मैं, जो भी आपको एक अच्छा लगे वो आप लोग तैयार कर लेना। तीसरा, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। तो अगर आपके नगर या गांव में कहीं गंदगी है, उस गंदगी को आपको साफ करवाना है, तो किसको पत्र लिखेंगे? नगर पालिका अधिकारी को लिखेंगे ना, तो या स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, तो एक प्रार्थना पत्र लिखना। तीनों में से कोई एक करने के लिए आता है, मैं तीनों आपको डाल दूंगी, जो भी आपको एक अच्छा लगे वो 2 तैयार कर लेना, 2 में से आपका एक फंस जाएगा। अगला देखिए, 14वां जो प्रश्न आपका है, ये आपका जो पत्र लेखन है 9 अंक का आता है, काफी अच्छा स्कोरिंग करने वाला है, और आप इसको तैयार करेंगे तो आपका 9 अंक का प्रश्न इजीली तैयार हो जाएगा एक बार पढ़ने से। पर आपको लेटर लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि दाएं साइड क्या लिखा जाता है, बाएं साइड क्या लिखा जाता है, बस, तो लेटर आपका आसानी से तैयार हो जाता है। अगला 14वां प्रश्न देखिए, जिसमें निबंध
निबंध आपको विज्ञान पे, वाणिज्य पे, शिक्षा पे, कृषि पे, सामाजिक पर, राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या और स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण संबंधित। तो ये आपको इतने टॉपिक्स पर आपको निबंध तैयार करना है, जिसमें से आपको ये 5 टॉपिक्स पर कर लेना, आपको ये 100% मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला देखिए जो आपके सिलेबस में, हाँ ये निबंध जो आपका है वो आपका 9 अंक का पूछा जाएगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया, 9 अंक का निबंध पूछा जाएगा आपका ये, और जो आपका पत्र लेखन होगा वो 6 अंक का आएगा। ठीक है, 6 अंक का आपका पत्र लेखन है, मैं इधर लिख देती हूँ 6 नंबर का पत्र लेखन, और जो आपका ये निबंध होगा वो आपका ये 9 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पत्र लेखन और निबंध जब आप करेंगे तो ये भी हाई स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है, तो आसानी से इसको आप तैयार कर सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद। अब जो आपके सिलेबस में पार्ट लगे हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन आपको पढ़ना है इसमें। अब देखिए आप लोग, ये आपका जो पुस्तक का नाम है और जो गद्य खंड के आपके पार्ट हैं वो आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। अब गद्य खंड में आपके गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, जिसमें आपको पहला आपका है वासुदेव शरण अखबार, जैसा कि मैंने इनका साहित्यिक परिचय डाला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी, अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, तो मैंने ये 4 आपको डाले हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका लेसन भी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है। और जी सुंदर रेड्डी की भाषा और आधुनिकता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, इनको तैयार करना है। और हरिशंकर परसाई की जो निंदा रस है वो अगर आप तैयार कर लेंगे गद्यांश में तो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट में ये इनको तैयार करेंगे। भाषा आधुनिकता ये तैयार कर लेंगे आप लोग, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये तैयार, मेरे हिसाब से इनमें आपको व्याख्या मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब ये निंदा रस देखो मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, भाषा आधुनिकता भी इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्र का स्वरूप ये भी देख लेना, ये आपके पार्ट लगे हुए हैं। और आप केवल 4 इनमें से आप साहित्यिक परिचय याद करेंगे, सारा आपको 6 तैयार करने की जरूरत नहीं है, 4 में से आपका 100% फंस जाएगा मेरे हिसाब से। अब काव्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु देख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, जिनकी पवन दूत का आपको पढ़नी है। मैथिली शरण गुप्त का कैकई का अंताप गीत पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु गीत पढ़ना है आपको। सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन पढ़ना है। महादेवी वर्मा का आपको गीत पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव, मनुष्य, पुरूरवा और उर्वशी ये पढ़ना है। सच्चिदानंद हीराना वासनागी, इनका नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल प्रश्न में गद्यखंड का जो पद्यखंड का आप इतिहास तैयार करोगे उसमें आगे का पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, और शॉर्ट में इनको आगे कहते हैं। ठीक है, इनका जो लेसन लगा हुआ है, मैंने आहुति बनकर देखा, वो हिरोशिमा, ये हिरोशिमा इनका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया था उसके ऊपर इन्होंने कुछ लेख लिखा हुआ था। आप कथा साहित्य में देख लीजिए, कथा साहित्य जो कहानी आपकी लगी हुई है वो कौन कौन सी कहानी इस साल पढ़नी। पिछले साल कुछ रिमूव थी कहानी, जिसमें लाठी रिमूव थी जो शिवानी द्वारा लिखी गई, लेकिन बट इस साल उसको ऐड कर दिया गया है। तो कहानी में आपका जयनंद कुमार की ध्रुव यात्रा कहानी आप 3 तैयार करेंगे, 4 दी गई हैं, 3 में से आपका 1 फंस जाना चाहिए, क्योंकि 2 आता है, 2 में से बीच में चॉइस मिलती है अथवा डला रहता है। ठीक है, तो जब आप 3 तैयार कर लेंगे तो 1 आपका उसमें से फंस जाएगा। दूसरा है फणीसुनाथ रेणु की पंचलाइट आपकी लगी हुई है। ठीक है, शिवानी की लाठी लगी हुई पढ़ना है इस साल आप लोगों को, पिछले साल नहीं था ये। अमरकांत का बहादुर, ये कहानी आपकी 4 है, 4 में से कोई आप 3 तैयार कर लेंगे। कहानी में डालूंगी चैनल पे, ठीक है, वहां से देख के आप उसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने चैनल भी लास्ट में शुरू किया है, इसलिए मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा मैटर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ। बट पूरी कोशिश करूँगी, जो भी इंपॉर्टेंट जितना भी ज़्यादा डाल सकती हूँ, आपका सहयोग उससे हो जाए। अगला देखिए आपका खंडकाव्य, जिसमें खंडकाव्य में आपके ये जो राइटर लगे हुए हैं, ठीक है, वो सभी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार करना है। जो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हो जो बच्चा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो टॉपिक से लगा हुआ है, इसका जो खंडकाव्य का है सहायक पुस्तक, ये सहायक पुस्तक प्रत्येक जिले में अलग अलग निर्धारित की गई है। तो जो बच्चा जिस जिले को बिलोंग करता है वो वही टॉपिक को टच करेगा। ये सारे क्वेश्चन जो 6 दिए गए हैं सारे बच्चों को नहीं करने होते हैं। अब देख लीजिए किस तरीके से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। पहली पुस्तक लेखक का नाम है मुक्ति यज्ञ। ठीक है, इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जो किताब आपकी मुक्ति यज्ञ है, ये जो आपके कानपुर के बच्चे हैं, जौनपुर के, मुरादाबाद के, फैजाबाद के, एटा के, ललितपुर के, उनको तैयार करना है ये मुक्ति यज्ञ वाली बुक। ठीक है, बाकी की बुकों को वो टच नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें नहीं करना है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है। अगला देखिए सत्य की जीत, ये आपकी लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत। ठीक है, ये सत्यजीत की किताब जो लगी वो इतने जिले के बच्चे ये कंडक्ट करेंगे। अगला तीसरा रस्मरथी, ये आपकी वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, ये इस जिले के बच्चे इस किताब को फॉलो करेंगे। अगला आपका है आलोक व्रत। ठीक है, इस आलोक व्रत को प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर वाले बच्चे टच करेंगे। अगला त्यागपति,
लेखक, ठीक है, श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल। लेखक भी आपको पता होनी चाहिए कौन किताब की कौन सी लेखक, क्योंकि ये जब इंट्रोडक्शन में आप इनका डालोगे खंडका में तो वो आपको ऐड करना होगा, अंडरलाइन देनी होगी, तभी आपको 1 या 1.5 नंबर उसका एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, मैं बताऊंगी किस तरीके से अंडरलाइन करके लिखते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जालौन वाले बच्चे त्यागपति लेखक जो आपकी किताब लगी इसको टच करेंगे। ठीक है, अदर जितनी भी किताबें लगी उनको नहीं छूना है। अब देख लीजिए, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर और जालौन। जालौन के बच्चे कौन सी किताब टच करेंगे? त्यागपति करेंगे। बाकी प्रश्नों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड। ये पेपर में लिखकर नहीं आएगा कि ये किताब इस डिस्ट्रिक्ट की है, ये किताब फला किताब इस डिस्ट्रिक्ट की है, ये सिर्फ सिलेबस में आपको मैं बता रही हूँ। वहां सीधे प्रश्न दिए रहेंगे आपके, और प्रश्न आपको पहचान के कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी किताब लगी हुई, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चे त्यागपति किताब लगी हुई, तो त्यागपति लेखक को ही उन्हें टच करना है। त्यागपति किताब के जो लेखक है रामेश्वर शुक्लाचार्य, लेखक भी लिखकर वहां नहीं आएगा, सिर्फ त्यागपति यहाँ डला रहेगा। ये त्यागपति के आधार पर खंड काव्य की कथा वस्तु का पूरा सारांश लिया ऐसे आ जाएगा। या त्यागपति के जो आपके नायक है, प्रमुख नायक, उनका चरित्रण कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बुक्स लगी हुई है। तो सभी बच्चे अपनी जो डिस्ट्रिक्ट में जो बुक लगी हुई है उसको ध्यान से देख लेंगे। तो जालौन के बच्चे त्यागपति वाली जो बुक है उसको टच करेंगे। ठीक है, तो जालौन, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी के बच्चे ये वाली किताब को टच करेंगे। ठीक है, अब अगला श्रवण कुमार। ठीक है, लेखक कौन है? शिव बालक शुक्ल। ये आपकी मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा और बहराइच और हमीरपुर, ये जो आपकी श्रवण कुमार किताब है ये इसको इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे टच करेंगे। बाकी के किताबों को कोई टच नहीं करेगा। जो डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है वो अपनी किताब को देख कर जाएगा। जिन्होंने रेगुलर क्लास पढ़ी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको विद्यालय में ये बात बताई गई होगी। बट जो विद्यालय नहीं गए, सेल्फ स्टडी करते हैं, घर पर ही रह के स्वाध्याय कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को इस सिलेबस की किताब को देख लेना है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, वो कौन सी बुक्स उनके सिलेबस में लगी हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर देखिए लास्ट नोट में, इसके अतिरिक्त अन्य जिलों, नवसृजित जिलों में खंड का पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग जिलों का ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, जो डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करेगा उसको टच करेगा। अगला लास्ट देखिए, खंड का संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ वस्तु। इस साल 2024 में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको संस्कृत के कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पे दर्शाए। देखिए, भोजस्य दार्याम ये पढ़ना है, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, संस्कृत भाषा महत्तम इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको जरूर सभी लोग तैयार कर लेंगे। अगला जातक कथा, सुभाषतानी रत्नानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला छठवां महात्मना मालवीय, ये भी इंपॉर्टेंट है। सातवां पंचशीला सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोशिश करेंगे अगर इनमें से आप देखो 7 लेसन लगे हुए, 7 में से आपकी जो टॉपिक रहेगा उसमें श्लोक में 2 आएंगे, श्लोक ऊपर नीचे में से कोई एक करना होगा, और गद्यांश में से भी 2 आएंगे, ऊपर नीचे में से कोई एक करना होगा, बट आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आप आत्मज्ञा सर्वज्ञ ये देख लीजिए, और ये 5 तैयार आप कर लीजिए, इनमें से आपको मिल जाना चाहिए। 2 आप स्किप कर दीजिए कोई सी भी, जैसे कि मेरे हिसाब से ये कथा जातक कथा इससे नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, और श्लोक कितने? सुभाष रत्नानी, पंचशीला सिद्धांत, ये 2 श्लोक दिए हैं। तो अगर श्लोक आप तैयार कर लेंगे तो श्लोक में से फंसना चाहिए, क्योंकि एक श्लोक आता है। ठीक है, अथवा का ऊपर नीचे में से कोई श्लोक करना होता है। 2 ये तो 2 करना ही है आपको। सुभाषतानी रत्नानी तो आपको जरूर करना है, क्योंकि इससे श्लोक आता ही है। और इसके बाद आपका ये पंचशीला सिद्धांत था, तो इसमें भी श्लोक आ गया, तो ये तैयार कर लेंगे। और इसमें संस्कृत भाषा में है तो ये हर साल ये आ जाता है। और इसके बाद आत्मज्ञा सर्वज्ञ, ये देख लीजिए। तो इनमें से आपके लेसन फंस जाने चाहिए। आज मैंने हिंदी का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें किस तरीके से 2024 में आपको हिंदी के सिलेबस को पूरा पढ़ के किस तरीके से प्रश्न करने हैं, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आता है, नया आपका कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है, मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है। इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है उनका मैं सारा मैटर चैनल पर डालूंगी। आप इसको सब्सक्राइब करिए और इसको रेगुलर फॉलो करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा जब तक आपके पेपर आने वाले हैं। और सिलेबस देखकर ही सभी बच्चे अपनी तैयारी को आधार देंगे। बिना सिलेबस के अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका कोई ना कोई टॉपिक जरूर मिस होगा। जब टॉपिक मिस हो जाएगा आपका, क्योंकि हिंदी में जितने भी टॉपिक किताबें लगे हुए हैं सारे टॉपिक आते हैं, और ग्रामर तो सारी ही आती है। तो अगर आपने एक टॉपिक भी मिस कर दिया तो उससे आपकी स्कोरिंग घट जाएगी। आई होप मैंने आपको अपनी सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की, आपको समझ में आया होगा।